हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज अपने इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल्स, इसमें आज हम लोग एक न्यू सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पार्ट 4 बोलते हैं, उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है पार्ट 3 में जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में था, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, जिसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल्स एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जो है हमने सारे वीडियोस डाल रखे हैं। अब उसमें क्या है कि हमने स्टार्टिंग किया था राइट फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पहले यूनियन, कंसेप्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ों को देखा था। उसके बाद हमने देखा था जो सेकंड वाला पार्ट था, दैट इज सिटीजनशिप के बारे में बात हुई थी। तो उस सेक्शन को हमने स्किप किया था क्योंकि उसको हमने लास्ट में कवर करना है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिसको हम लोग लेटर ऑन डील करेंगे, लेकिन उसको डेफिनेटली किया जाएगा। उसके बाद हमने डायरेक्टली स्विच कर दिया था पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा और हमने एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स, जो 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए हुए थे, और वो कैसे थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स कवर्ड थे। ठीक है, चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसा हमारा प्रोसेस रहा है कि हम लोग कुछ भी पढ़ने से पहले क्या करते हैं, पुराने चीज़ रिवाइज करते हैं। इस सीरीज़ का यही फ़ायदा है कि अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान से फॉलो करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो आपको कभी भी रिवीजन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमने हर लेक्चर में जो उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं 5 मिनट्स। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये 5 मिनट्स जो रहता है लेक्चर का, दिस इज़ फॉर रिवीजन। जिनको भी रिवाइज करना है वो हमारे साथ स्टे कर सकते हैं और जो है इस पूरे 5 से 6 मिनट को आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा चीज़ जो हमने पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 में हमने क्या कहा? आर्टिकल 12 में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट जो इस पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर भी वर्ड स्टेट यूज होगा तो उससे हम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए। उससे हमने ये समझा कि स्टेट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो किसी टाइप का भी हो सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, कोई स्टैच्यूटरी बॉडी हो, ठीक है, कोई नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। तो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ब्रॉड था। ठीक है, वहां पर स्टेट, जहां पर भी आप पढ़ते होंगे कि पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं या आर्टिकल्स हैं उसमें दिया हुआ है द स्टेट शैल नॉट, इस तरह का वर्ड दिया रहता है। तो वहां पर जो स्टेट है उसका मतलब क्या है? कोई भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको हम लोग स्टेट रेफर करते हैं। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा अबाउट जुडिशियल रिव्यू, कि कोई भी लॉ जो कि पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या उनके कॉन्ट्रावेंशन में रहते हैं, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है अगर उसको पाया गया कि ये किसी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंजमेंट करता है। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 13 में। ठीक है, तो ये था बिगनिंग था आर्टिकल 12 और 13। इसके बाद हमने राइट टू इक्वालिटी, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। इसके अंदर हमें वो क्या क्या मिलता है, कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं अगर आप बोलेंगे तो आर्टिकल 14। मैं फिर से बता देता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास वो ओवरऑल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कहीं भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो वो आप बोलेंगे 6। अब इसके विद इन क्या है कि आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल आप बोल सकते हैं 32 33 जो है, ऑलमोस्ट जो है ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये इन फंडामेंटल राइट्स के ही अंदर आते हैं। ठीक है, ये अलग से राइट्स नहीं है। आप ऐसा नहीं, कोई अगर आपको बोलेगा कि आप फंडामेंटल राइट बताइए कितना है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 33 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नहीं, आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको इंश्योर किया गया है ये सारे आर्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, जैसे राइट टू इक्वालिटी इंश्योर किया जाता है आपका आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। अब आर्टिकल 14 में हमने क्या पढ़ा था? राइट टू इक्वालिटी, जिसमें हमने पढ़ा था कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईबीएल, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, दोनों को हमने पढ़ा। ये कहाँ दिया हुआ था? आपके आर्टिकल 14 में। ये बताता है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं। और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि जो एक जैसे सिचुएशन वाले पर्सन हैं, जो एक जैसे सर्कमस्टांसेस वाले पर्सन पे हैं, उन्हीं पर आप इक्वल लॉज अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो पर्सन जो है उनके पोजीशंस डिसएडवांटेजियस हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो आप सेम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल्स एंड अनइक्वल्स मस्ट नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। ठीक है, तो ये जो है कंसेप्ट है कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद हमने आर्टिकल 14-15 में क्या पढ़ा? हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपको स्टेट आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। किन क्राइटेरियाज पे? सोली RRCSP हमने पढ़ा था, जो क्या है? रिलीजन,
आपको जल्दी से बताना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो था इस पे बेस्ड आपका स्टेट जो है आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, और इवन पीपल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो आर्टिकल 15 है ये आपका राइट अगेंस्ट स्टेट भी है और राइट अगेंस्ट पर्सन भी है, कि आपको किसी भी जगह सिर्फ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर जो है आप पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किसी पब्लिक प्लेस पे आपको एंट्री, ऐसा नहीं है कि आपका निषेध होगा अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हैं। तो ये सारे चीज़ जो है आपको राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो उससे बचाता है, ठीक है। और आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि कुछ तो स्टेट के अगेंस्ट है और कुछ क्या थे, वैसे थे कि जिसमें स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है फॉर रिजर्वेशन सर्टेन, जैसे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पर क्या था, दिस वर इनेबलिंग क्लॉज इसको बोलते हैं। इनेबलिंग क्लॉज का मतलब क्या हुआ कि स्टेट को ये फंडामेंटल राइट के अंदर ही ये पावर दिया गया है कि वो सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बना सकता है। मतलब वुमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि आपको पता है हमारे प्री इंडिपेंडेंस टाइम से काफ़ी ज़्यादा उनका शोषण हुआ है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविजंस मेज करता है, जैसे सीट रिजर्व कर सकता है, कुछ स्पेशल चीज़ जो है वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए कर सकता है। तो वहाँ पर राइट टू इक्वालिटी वॉयलेट नहीं होगा, ठीक है, यही इसका मतलब होता है। तो आर्टिकल 15 हमने देख लिया। आर्टिकल 16 में क्या था कि डिस्क्रिमिनेशंस इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है स्टेट, ओनली ऑन किसके रीजन, RRCSP, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड आपको पता है यहाँ पे रेसिडेंस भी जो था वो एक क्राइटेरिया था। तो इस चीज़ पर जो है आप पे सिर्फ इन रीजनों के वजह से स्टेट आपको जॉब डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ और रीजंस हो, लेकिन सिर्फ सोली ये रीजंस नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या होता है आपको पता है, कुछ हमने इसमें आगे इसमें भी पढ़ा था कि स्टेट स्पेशल प्रोविजन जो है क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन आपको पता है प्रमोशन के लिए भी कर सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है आपको आर्टिकल 16 में दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या था, राइट अनटचेबिलिटी। ये सब आप देख रहे हैं, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16 हो, सब किस तरफ जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी। मतलब ये सारे आर्टिकल्स जो हैं राइट टू इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। 17 में क्या था, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या था कि किसी भी तरह का अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद। अब अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही जो अनटचेबिलिटी एक्ट है उसमें भी जो है आपका अनटचेबिलिटी को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन फिर भी डिफरेंट जजमेंट्स में ये बोला गया है कि किसी भी तरह का छुआछूत जो पहले एग्जिस्ट करता था हमारे कंट्री में उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 18 में क्या था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरह का टाइटल्स, जो स्पेशल टाइटल्स जो कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और आपको ऐसा वो टाइटल देने का मतलब है कि आप बाकियों से सुपीरियर हैं, ठीक है। जैसे राय बहादुर पहले जैसे टाइटल्स होते थे, तो ये क्या स्थापित करते थे कि आप जो है कॉमन पीपल से अलग हैं और आप सरकार के नज़दीक हैं, आप थोड़े से प्रीमियम लोग हैं। तो इस तरह का टाइटुलर चीज़ या टाइटल्स देना किसी भी पर्सन को, इसको कर दिया गया एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरह का टाइटल जो है वो अब नहीं दिया जाता है। ये क्विक रिवीजन है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो ये जो है राइट टू इक्वालिटी में हमने किया, ये सब किस तरफ जा रहे हैं आपको देखेंगे, ये सब जो है राइट टू इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। सेकंड हमारा था राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या था कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 22 सारे इंश्योर करते हैं कि आप फ्रीली इस कंट्री में रह पाएं। फ्रीली का मतलब क्या हुआ कि आपको अपने जो भी आपका जो विजडम है या फिर आपका जो एक्सप्रेशन है उसको आप फ्रीली सबके सामने रख सकते हैं और आप बोल सकते हैं ना कि आपका एक इस तरह का आप एक लाइफ बिताएं इस कंट्री में कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। ये सारे जो है ये आर्टिकल 19 to 22 तक इंश्योर किया जाता है, ये फ्रीडम है। अब फ्रीडम में क्या क्या है देखते हैं, बहुत बड़ा चीज़ है। सिर्फ आप मत समझिए कि सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसमें हम लोग को डिटेंशन के अगेंस्ट, आपको कन्विक्शन के अगेंस्ट, एजुकेशन, सारे जो हैं फ्रीडम्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब क्या है देखिए, सबसे पहला है आपका है, अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आर्टिकल 19 स्पेसिफिकली आपको कौन सा फ्रीडम देता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अब इसमें भी हमने देखा था कि इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन जो था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, कुछ सर्टेन आपको स्पेसिफिक राइट्स दिए हुए थे, 6 राइट्स थे। क्या क्या, जिसको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, A, B, C, D, E, F एंड H। यहाँ पर आपने ध्यान दिया था कि आपको जो है, अगर आप बोलेंगे, सॉरी एक मिनट, F जो है आपका नहीं है और जो है डायरेक्टली G है। तो यहाँ पर था A, B, C, D, E एंड
जी। तो यहां पर ये क्यों था आपको पता है, एफ को एलिमिनेट कर दिया गया था आर्टिकल 19 सब क्लॉज, आपको क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, जिसको एबॉलिश कर दिया गया था अंडर, जो आपको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में, हमने ऑलरेडी देख रखा है इसको। तो इसके विद इन आपको क्या है, कुछ राइट्स मिले थे, जैसे ए का क्या था राइट आपका कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको जो है आप किसी भी तरह का अपना एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, चाहे न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो। राइट टू प्रेस भी जो है आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है। बी में हमने देखा था क्या कि बी में आप जो है किसी भी तरह का पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जाकर कहीं पर भी आप जो है लोगों को बुलाकर आप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए। और इसमें हमने देखा था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। उसके बाद सी में हमने देखा था कि आप किसी भी तरह का कॉर्पोरेशन या कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। डी में हमने देखा था कि आप इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जाकर जो है मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। कहीं पर ई में क्या हमने देखा था कि आप कहीं पर भी जाके रिसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। और जी में हमने क्या देखा था, प्रोफेशन का फ्रीडम, कि किसी भी तरह का प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगेन। लेकिन इसमें सब में क्या था आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस था कि क्या है, पब्लिक मोरालिटी, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ जो है आपको, इन सब चीज़ों को अगर आप इन फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिस करने में अगर आप इन सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो स्टेट आप पे रोक लगा सकता है। बस यही जो है आपके आर्टिकल 19 में दिया हुआ था। अब आर्टिकल 20 की बात करें तो 20 आपको पता है क्या किसके बारे में बात हुआ था, तो यहाँ पर था बात आपका कन्विक्शन की। आपको किसी भी लॉ के अंदर अगर कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन होता है आपका, तो उसके विद इन भी कुछ चीज़ फॉलो करना है। जैसे कि आपको क्या होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई लॉ जिस समय लागू था, जिस समय आपने क्राइम उस समय किया जिस समय कोई लॉ नहीं था उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्या था, आपको जो है सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब आपको खुद को अपने अगेंस्ट आपको एज एविडेंस यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और डबल जियोपार्डाई, मतलब आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार जो है आपका कन्विक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो है हमने पढ़ा किसमें, आर्टिकल 20 में। उसके बाद 21 था कि आपका राइट टू आपका लाइफ टू, और लाइफ में लाइफ एंड लिबर्टी था, जिसमें हमने कंसेप्ट पढ़ा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या था। इस सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा। फिर 21A में क्या था आपका, राइट टू एजुकेशन आ गया, RTE आ गया। RTE क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। किस एज ग्रुप के बच्चे को, आपका जो आपको जल्दी से बताइए किस एज को होगा, 6 to 14। अगर आपको 6 to 14 का जो है आपको यहाँ पर जो है इस एज ग्रुप के बच्चे को फ्री, यहाँ पर ध्यान दीजिए वर्ड फ्री एंड कंपलसरी, मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई वहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा, और कंपलसरी वे में आपको देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है दिस इज जस्ट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दिस इज अ राइट, मैटर ऑफ राइट है एक बच्चे का, और उसको एजुकेशन देना ही देना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा फ्री एंड कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है, हमने जल्दी देख लिया 21A। 22 क्या था आपका, डिटेंशन के बारे में था। डिटेंशन में भी हमने पढ़ा क्या, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर आपको किसी लॉ के, अगर आपने कोई क्राइम कंडक्ट किया है किसी लॉ के विद इन, तो आपको जो है इसमें हमने देखा था कि आपको 24 आवर्स के विद इन जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और प्रिवेंटिव में हमने पढ़ा था कि कुछ डिफरेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ अगेन हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा था, जिसमें आपको बताता है कि आपको फ्रीडम अगेंस्ट डिटेंशन, फोर्सफुल डिटेंशन के बारे में आपको इसके अगेंस्ट फ्रीडम मिलता है। तो ये सारे किस तरफ जाते हैं, आपको राइट टू फ्रीडम में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम मतलब एक छोटा सा फ्रीडम, मतलब एक छोटा सा राइट नहीं है, इसमें आपको एक्सप्रेशन का भी मिलता है, एजुकेशन का भी मिलता है, लाइफ का भी मिलता है, ठीक है, डिटेंशन का भी मिलता है, कन्विक्शन का भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या था कि आपको 23 और 24 में एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट्स मिलता है। 23 में क्या था आपका कि ट्रैफिकिंग एंड आपका पता है किसी भी तरह का बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर आपसे नहीं कराया जा सकता है, ये आर्टिकल 23 में था। आर्टिकल 24 में क्या था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, किसी भी फॉर्म में चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं कराया जा सकता है। तो ये दोनों जो है एक तरह से क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का काम करते हैं। तो इसी कारण इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपको मिल गया है 23 एंड 24 में। 25 to 28 इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमने 25 में पढ़ा था दैट वाज इंडिविजुअल राइट। मतलब आपको क्या याद है, CPPP याद है, ठीक है। क्या था जल्दी से बताइए, आपको कॉन्शियंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, इन 4 चीज़ों का आपको मिलता है रिलेटेड टू योर रिलीजन, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या था, कलेक्टिव राइट था कि कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है
वो अगर कुछ इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो उसके मेंटेनेंस में जो है उसको फ्रीडम दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 26 है। 27 था प्रिवेंशन, अगर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, रिलीजियस टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 क्या था कि आपको किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाता है तो आपको कहाँ पर फॉलो करना है, कहाँ पर नहीं फॉलो करना है, इस चीज़ का आपको फ्रीडम दिया गया है। उसके जल्दी से आ जाते हैं। देखिए 29 एंड 30 वॉज अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। मतलब अगर आपका कोई कल्चर है जो कि एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है, ठीक है, और जनरली यहाँ पर माइनॉरिटीज़ की बात होती थी, तो माइनॉरिटीज़ में क्या क्या थे आपके, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और इसमें भी हमने बोला था कि इसमें जजमेंट में जो है ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो माइनॉरिटीज़ हैं आपको कैसे देखना है, स्टेट वाइज, ठीक है। तो 29 में क्या था कि आपको राइट दिया गया है कि आप अपने कल्चर को, यूनिक लैंग्वेज को, यूनिक रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्टेन राइट्स मिला हुआ है। आप जैसे इलेक्शन में आप जो है इस चीज़ का दावा कर सकते हैं कि अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो आपके इस जो है इस कल्चर को बचाने के लिए काम करेगी। अगर कोई जो है कल्चर जो दैट इज़ इन माइनॉरिटी, लेकिन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया था कि जो है ये किसी, क्योंकि ये इसमें माइनॉरिटीज़ कहीं से नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारे माइनॉरिटीज़ एज वेल एज मेजॉरिटीज़ को जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। 30 जो है दैट इज आपको क्या था, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होल्ड करना, सेम फॉर माइनॉरिटीज। ऐसे ही कि अगर आपको अपना प्रोटेक्ट करना है तो आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। अगेन इसमें हमने देखा था कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको हमने उस लेक्चर में देखा है, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज स्कीम में क्या थी कि आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आपको जितने भी राइट्स मिलते हैं अगर उनका इन्फोर्समेंट कराना है तो आर्टिकल 32 को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 32 को हम लोग पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देते हैं तो सारा फंडामेंटल राइट्स फेल कर जाएगा, क्योंकि आप इसको इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे। अगर इन्फोर्स नहीं करा पाएंगे तो लॉज का या राइट्स का कोई मतलब नहीं होता है। आर्टिकल 32 क्या पावर देता है कि अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो डायरेक्टली रीच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ रिट, और जाके वहाँ पे रिट इशू करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये किसके अंदर करेगा, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पावर है आर्टिकल 32, जिसके द्वारा जो है आपका सारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको इन्फोर्सिएबल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज जो हम लोग थोड़ा सा बिगनिंग करेंगे। अब क्या है ना कि जो डीपीएसपी है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें जो है एक ऑब्वियसली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है कैटेगराइजेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो है इसमें कुछ सर्टेन प्रिंसिपल दिए हुए हैं और उस सर्टेन प्रिंसिपल जो है वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो इसी कारण इनको कैटेगराइज कर दिया गया है 3 सेक्शंस में। एक है सोशलिस्टिक, एक है गांधीनियन और एक है लिबरल। सोशलिस्टिक वैसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको पता है सोशलिज्म में जो चीज़ होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं रिसोर्सेज का बंटवारा होना या इस तरह का चीज़ जो है सोसाइटी के लिए कुछ करना, तो ये सारी चीज़ जो सोशलिज्म में है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में होते हैं, वो आपके इस सेक्शन में आते हैं। और सर्टेन आर्टिकल्स जो हैं, जैसे कि देखेंगे आर्टिकल 38, 39, ये सारे जो है आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को इंश्योर करते हैं। गांधीनियन प्रिंसिपल्स भी हैं यहाँ पर कुछ, कि लिकर बैन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पता है काउ स्लॉटरिंग रुकना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं आपके गांधीनियन में आ जाते हैं। और लिबरल में क्या है कि आपको प्रोग्रेसिव होने चाहिए, आप फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए। इस तरह का जो आर्टिकल्स प्रिंसिपल्स है वो इसमें डाल दिया गया है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जहां पर इन तीनों का कैटेगराइजेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि डीपीएसपी का स्टार्टिंग क्या हुआ और क्यों हम लोग ने इसको लिया। तो देखिए डीपीएसपी का कंसेप्ट जो है ये कहां से आया, आर्टिकल 45 ऑफ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपको पता है ऐसे भी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर पार्ट है वो डिफरेंट बोरोड है, ठीक है, बहुत जगह से बोरोड है। तो डीपीएसपी इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में कुछ क्या है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ मतलब अगेन बहुत डिटेल में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी है क्या। तो ये प्रिंसिपल्स है जो कि इंश्योर करता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू द पीपल एंड एस्टैब्लिशमेंट इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फंडामेंटल राइट आपको याद है, फंडामेंटल राइट क्या था, आपको फंडामेंटल राइट जो है वो इंश्योर करता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्यों, कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, आपको इस चीज़ का फ्रीडम मिलेगा। तो आपको एक तरह से पॉलिटिकली वो सशक्त करता है, लेकिन वहाँ पर आपको इकोनॉमी या फिर सोसाइटी में आपका क्या रहेगा रोल, या फिर आपका क्या जो है आपका
पोजीशन रहेगा, इस चीज का जस्टिस जो है इंश्योर नहीं कर पाता है, बहुत फंडामेंटल राइट। यही काम जो है वो डीपीएसपी करता है। डीपीएसपी क्या है बेसिकली? डीपीएसपी एक तरह का प्रिंसिपल है, आप बोल सकते हैं एक तरह का बोल सकते हैं ना कि जहां आपको कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट को फॉलो करना है वाइल देयर गवर्नेंस। इन सारे रूल्स को गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए का बात है कि करना पड़ेगा अगर उनको कोई कंट्री चलाना है। तो इस प्रिंसिपल्स क्या है और ये प्रिंसिपल्स क्या इंश्योर करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो अफर्मेटिव डायरेक्शन है। इस बात को समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स में हमने क्या पढ़ा था। फंडामेंटल राइट बेसिकली क्या था आपका कि वहां पर आपको राइट मिला है अगेंस्ट दी स्टेट, मतलब स्टेट जो है वो आपका सर्टेन राइट्स नहीं छीन सकता है, तो उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। लेकिन डीपीएसपी क्या है, यहां पर ये अफर्मेटिव डायरेक्शन है कि ये सर्टेन काम जो है वो आपके स्टेट को करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए मतलब ये एक्चुअली स्टेट को करने बोल रहा है। वहीं फंडामेंटल राइट में क्या था कि ये स्टेट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब वर्डिंग्स का समझिए। तो फंडामेंटल राइट जो था वो क्या था? नेगेटिव वर्डेड था कि स्टेट शैल नॉट, स्टेट कैन नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पढ़ेंगे तो स्टेट शैल लिखा रहेगा, द स्टेट शैल स्ट्राइव, द स्टेट शैल, ये मतलब स्टेट को ये करना चाहिए। ठीक है, उपदेश है एक तरह का, आप समझ सकते हैं, ये उपदेश दिया जा रहा है कि आपको ये सारे चीज करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शन जो है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। अब इसको आप ऐसा मत समझिए कि डीपीएसपी बिल्कुल बेकार है फंडामेंटल राइट्स के सामने, क्योंकि डिफरेंट जजमेंट्स में आपको बोला गया है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और डीपीएसपी जो है वो क्या है, बिल्कुल फंडामेंटल है फॉर इंडियन गवर्नेंस। तो इसी कारण डीपीएसपी को भी बहुत ज़्यादा आपको जो है आपको बोलना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, और इक्वल है वो ऑलमोस्ट फंडामेंटल राइट के। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं अगर गवर्नमेंट उसको फॉलो नहीं करती है तो आप जो हैं वो एज अ मैटर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि ये जो है ये देखिए गवर्नमेंट जो है वो आपका फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान में देना है कि डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिबल जैसा कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, नॉट जस्टिसिएबल, जो कि आर्टिकल 32 में होता था ना कि जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप चले गए कोर्ट। डीपीएसपी में ये काम नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट शैल द सेम मीनिंग एज अ पार्ट 3 में आपको याद है, पार्ट 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट, और उसमें आपको याद होगा आर्टिकल 12 में हमने कंसेप्ट ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो वहां पर जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होगा अनटिल मतलब अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अगर कुछ कहीं पर और बताना होगा स्टेट का, अगर आपको बोल सकते हैं उसका डेफिनेशन बढ़ाना होगा तो बोल दिया जाएगा। अगर नहीं बोला गया है तो स्टेट का वही मतलब होगा जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट में था। ठीक है, जल्दी से बढ़ते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 37 क्या है, द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल। अभी हमने जस्ट पढ़ा ना कि किस फंड आपका डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट। अगर ये फॉलो नहीं होता है तो सरकार हो सकता है अगले टर्म में गिर जाए। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डीपीएसपी के अनुसार काम नहीं कर रही है और लोग बोल रहे हैं कि डीपीएसपी के अनुसार नहीं काम कर रही है तो नेक्स्ट टाइम इनको वोट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रही है तो आप जो है चल जाएं कोर्ट, सरकार को बोलें कि डीपीएसपी फॉलो नहीं कर रहा है, एज अ मैटर ऑफ राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण जो है इसको बोला जाता है कि इट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। हाउएवर यहाँ पे दिया हुआ है नेवरदलेस फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मतलब ये किसी भी अगर आप गवर्नेंस का कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें डीपीएसपी विल बी योर फंडामेंटल, विल बी योर बाइबल, विल बी योर गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये सारे चीज जो है आपके गवर्नेंस में है, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ राइट। ठीक है, मतलब तब भी है कि सरकार इसको नहीं कर सकता है, भले उनको अगला इलेक्शन हारना पड़े, लेकिन आप जो है कोर्ट में जाके सरकार को स्यू नहीं कर सकते हैं कि आपने डीपीएसपी फॉलो नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 38। यहां पर क्या है इसका वर्डिंग, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे ऑन सोशल ऑर्डर इन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। मतलब स्टेट जो है हमेशा इस तरह से काम करेगा कि वो एक सोशल ऑर्डर बनाए हमारे कंट्री में, जो कि कैसे, जो किस जस्टिस मतलब सारा जस्टिस इंश्योर कर रहा है, किस तरह का, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल।
ठीक है, मतलब आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, हर जगह जो है आपको प्रमोशन करना है जस्टिस इन फॉर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब क्या हुआ कि सारे सोसाइटीज को एक साथ लेके चलना है। इकोनॉमिकल जस्टिस क्या हुआ कि आपको सबको इक्वली प्रमोट करना है, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। पॉलिटिकल जस्टिस तो आपको याद है, हमने फंडामेंटल राइट में ही पढ़ा था कि आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, आपको सारे राइट्स दिए जाएंगे, आपको पॉलिटिकली एक्टिव किया जाएगा, आपको अपने राइट्स के बारे में बताया जाएगा, तो दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन सोसाइटल जस्टिस एंड इकोनॉमिकल जस्टिस जो है वो डीपीएसपी का काम है कि डीपीएसपी ये इंश्योर करता है कि आपको सोसाइटी में जो है इक्वल रेस्पेक्ट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और आपका फुल जो है वो ग्रोथ हो। ठीक है, दूसरा कह रही है आर्टिकल 38 का जो दूसरा सेक्शन है इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, दैट वाज 44th अमेंडमेंट। इसमें क्या बोला गया था, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। यहां पर इसको हम लोग इरेज कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या बोलता है कि स्टेट जो है वो स्ट्राइव करेगा मिनिमाइज करने के लिए इनइक्वालिटी इन इनकम, एंडीवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली अमंग इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंग ग्रुप्स ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और इंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशंस। अब यहाँ पर क्या बोलता है, ये इसलिए डाला गया था इसमें कि देखिए अब ये जो बात हुआ था ना कि सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे लाया जाएगा, तो इसको करने के लिए आपका आर्टिकल 38 में सेकंड पार्ट ऐड किया गया था कि इसको घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा क्या, इनकम इनइक्वालिटी। अगर जो गरीब हैं उनको आप थ्रू सब्सिडी, थ्रू डिफरेंट आपको पता है योजना चलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस तरह की चीज़ों से आपको क्या करना है, इनकम इनइक्वालिटी घटाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेटस, किसी भी दो पर्सन के स्टेटस या फैसिलिटी, जैसे होता है ना कि गरीब लोगों को पढ़ाई लिखाई का फैसिलिटी नहीं होता है तो आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है, आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अप्लाई करना है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप जैसे देख रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, ये सारे चीज़ जो है ये किसको कर रहे हैं, डीपीएसपी को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, कि आपको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इवन आप डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे हैं तो ही तभी जाके हमारे कंट्री में जो है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 39 आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ये अगेन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि आर्टिकल 39 जो है वो बेसिकली किस में आता है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। क्योंकि आर्टिकल 39 ए बी सी डी ई एफ सब में आप देखेंगे जितने भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं उसको ही इंश्योर कराया जा रहा है। चलिए पहले देखते हैं 39 ए में क्या है, पहले देखते हैं द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग, क्या क्या चीज सिक्योर करना है, दैट द सिटीजन मेन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। दूसरा देखिए बी और सी मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि आपने पढ़ा था जब आर्टिकल 31 सी के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद है, वहां पर बोला गया था कि अगर गवर्नमेंट जो है वो 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाता है और अगर वो वॉयलेटिव होता है आर्टिकल 14 और 19 का, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मतलब वो लॉ वैलिड होगा। तो इसी कारण आप देखिए कि 39 बी और 39 सी को जो है वो सुप्रीमेसी मिला हुआ है ओवर आपका कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 14 और 19, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट। तो यहां से ये क्या प्रूव होता है कि आपका डीपीएसपी भी जो है वो फंडामेंटल राइट के बराबर है, मतलब दोनों बैलेंसिंग व्हील है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लॉ डीपीएसपी का इंप्लीमेंट करते हुए अगर कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जा रहा है तो उसको डायरेक्ट स्ट्रक कर देंगे, नहीं, देखा जाएगा कि वो कितना जो है आपको मतलब वो लॉ होना चाहिए या फिर वो पर्टिकुलरली किसी फंडामेंटल राइट को इतना ज़्यादा अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, और ओवरऑल अगर सोसाइटी के लिए वो अच्छा है तो वो लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ जो है, और यही हमने 39 बी और सी को जो है आपको अच्छे से दिखाया है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, सी में क्या है, द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसर्न। अगर देखिए क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह का बना हुआ है जिसमें क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया है, मतलब एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन के पास सारा पैसा चला गया है। तो इस तरह का चीज़ पता है आपको पूरे कंट्री में डिसरप्शन ले आएगा और भी बहुत सारा चीज़ होने लगे ऐसे। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, तो उस केस में जो है अगर वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के वॉयलेटिव होता है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मतलब वो वैलिड होगा। ठीक है, डी में क्या है, देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अगेन दिस इज अ जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है कि अगर मैन और वुमेन सेम काम करते हैं तो सेम तरह का पेमेंट होना चाहिए। दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज एंड द सिटीजंस आर नॉट
फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर एवोकेशंस अनसूटेड फॉर देयर एज और स्टैंडर्ड। वही बात है कि इस तरह का आपको कभी भी कंट्री में ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि चिल्ड्रन को टेंडर एज से काम करना पड़े, या फिर आपको किसी ऐसे सिचुएशन में काम करना पड़ा है जस्ट बिकॉज कि आपको कमाना है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपका जो है इस सिचुएशन में आपको काम करना पड़े जहां पर आपके लिए अनसूटेड हो आपके हेल्थ के लिए। तो इस तरह का चीज़ जो है वो स्टेट को भी रोकना है। और आप पता है आपको ये सब चीज़ स्टेट किससे करता है? आपको पता है जो लेबर कोड है, हमारे यहाँ लेबर कोड है जिसमें वेज है, ठीक है, उसके बाद मिनिमम वेजेस की बात होती है और भी डिफरेंट जो है कंपनसेशन की बात होती है। तो ये सारा चीज़ क्या है, यही तो कर रही है ना स्टेट की थ्रू डीपीएसपी इंश्योर करा रही है डिफरेंट जैसे लेबर लॉज है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। दैट चाइल्ड, मतलब यहीं पे बोला है कि चाइल्ड को आपको जो है गवर्नमेंट को ये कोशिश करना है कि उनको सारे फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराएं कि वो एक हेल्दी मैनर में ग्रो कर पाएँ और हमारे कंट्री में जो है वो अच्छे से उसके डेवलपमेंट में योगदान दे पाएँ, ठीक है। तो ये जो था आपके आर्टिकल 39, 36 से लेकर 39 हमने कवर किया। आगे भी हम लोग कवर करेंगे सारे डीपीएसपी को, इसके बाद आपको डीपीएसपी याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा यहीं पर कवर किया जाएगा। और हमने फिर देखना है कि सोशलिस्टिक कौन सा है, गांधीनियन कौन सा है और लिबरल कौन सा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।